हम लोग बात करेंगे OSI मॉडल के हवाले से, चूँकि सबसे ज़्यादा अहम जो है वो OSI मॉडल को समझना है, क्योंकि नेटवर्किंग की जब बात करते हैं तो हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे होते हैं, किसी एक सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए दरमियान में आने वाली डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशंस, उनके ऊपर प्रोटोकॉल्स चलाना, ये तमाम तर चीज़ें, ये तमाम तर बातें हम नेटवर्किंग में सीखते हैं। लेकिन इन तमाम तर कामों के लिए और इस तमाम तर टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में किस तरह से हैंडल किया जा रहा है, जिसकी वजह से दुनिया ग्लोबल विलेज बनी हुई है, किस तरह से पूरी दुनिया में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके लिए ऑब्वियसली पूरी दुनिया में कोई ना कोई स्टैंडर्ड्स बनाए गए होंगे। ठीक है, तो आज हम उन्हीं स्टैंडर्ड्स के हवाले से बात करेंगे कि डेली लाइफ में आप नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कोई भी प्रोटोकॉल, कोई भी कंसेप्ट स्टडी कर रहे होते हैं तो इनडायरेक्टली आप लोग OSI मॉडल की किसी ना किसी लेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इसलिए सबसे पहले, चाहे आप राउटर के ऊपर काम कर रहे हो, स्विच, फायरवॉल, एंड डिवाइस के ऊपर काम कर रहे हो, फिजिकल केबलिंग कर रहे हो, तो बैक एंड पे आपको OSI मॉडल चल रहा होता है। इस वजह से सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग के, वैसे तो OSI मॉडल आप सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन आज आप नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए नेटवर्किंग की टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर OSI मॉडल को सुनेंगे। इसके बाद फिर आप जब नेक्स्ट राउटिंग एंड स्विचिंग और साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक्स कर रहे होंगे तो आपको एक्चुअल में पता होगा कि बैक एंड में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कैसे कर रही है। OSI मॉडल की अभी कौन सी लेयर के ऊपर हम काम कर रहे हैं, राउटर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो राउटर OSI मॉडल की कौन सी लेयर पे काम करता है और इस पर कौन सा हेडर अटैच किया जाता है। तो ये तमाम तर जो बातें हम लोग सीखेंगे OSI मॉडल को सीखने के बाद ही। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे OSI मॉडल के हवाले से। OSI मॉडल को डिटेल में सीखने के बाद फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे IP एड्रेसिंग, फिर उसके बाद स्विचिंग, लैन के कॉन्सेप्ट्स, लैन के प्रोटोकॉल्स, लैन में यूज़ होने वाली डिवाइसेस और उनके कंपोनेंट्स, स्विच के इंटरनल कंपोनेंट्स, फिर हम लोग इसी तरह से गेटवे, फिर वहाँ से होते हुए ISP की तरफ और डिफरेंट रूट्स से होते हुए पब्लिक नेटवर्क्स के दरमियान में डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स चलाएंगे। तो इस तरह से बेसिकली ये पूरा एक सिनेरियो होगा जिसको हम फॉलो करेंगे। तो उस तमाम तर के लिए सबसे पहले बेस बनाना ज़रूरी है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रही होती है। तो उसके लिए OSI मॉडल का सबको अंदाज़ा होना चाहिए। ये हमारे नोट्स से हम डेली हर एक बैच को बना के उसमें डिस्कस करके हमने इसको इम्प्रूव किया है, क्योंकि सिर्फ फिज़िकल स्टूडेंट्स हो तो उनके लिए हम लोग वाइट बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास चूँकि फ़िज़िकल प्लस ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए हम ये वाइट बोर्ड, पेंट को एज अ वाइट बोर्ड के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर हर चीज़ आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और साथ साथ उसके नोट्स बना रहे होते हैं। क्लास के बाद ये नोट्स आपको मिल जाया करेंगे और इनको जब आप लोग ओपन करें तो ये याद रखिएगा, सेव करने के बाद इसको ओपन विद पेंट करेंगे तभी ये ओपन होंगे। ठीक है, ओपन विद पेंट करेंगे तभी ये नोट्स ओपन होंगे, फिर आप इनको स्टडी कर सकते हैं। जी, सबसे पहले अगर, चूँकि OSI मॉडल इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन के लिए। अब कम्युनिकेशन दो तरह से होती है। लेट्स सपोज ये मेरा लैपटॉप है, कोई होस्ट होता है, हमेशा वो कम्युनिकेट कर रहा होता है किसी होस्ट के साथ या किसी सर्वर के साथ। ठीक है, होस्ट से मुराद आपका लैपटॉप या आप फेसबुक को जब एक्सेस करते हो तो फेसबुक सर्वर के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो, या फिर अपने किसी दोस्त को मैसेज कर रहे होते हो तो वो एक और होस्ट होता है, लेकिन उसके लिए भी आप किसी सर्वर की मदद से कम्युनिकेट कर रहे होते हो। आपका डाटा हमेशा सर्वर से पास होके जाता है। वो सर्वर का होता है, जैसे व्हाट्सएप सर्वर है, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारे सर्वर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब ये एक इस होस्ट की इंटरनल भी कम्युनिकेशन हो रही है। लाइक यहाँ पे मैं इस माउस को यूज़ कर रहा हूँ, माउस को यूज़ करते हुए कोई
ड्राइंग करने की कोशिश करता हूँ, या फिर इसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो अब देखिए मैं कीबोर्ड पे कोई टेक्स्ट, कोई डाटा पे कोई बटन प्रेस कर रहा हूँ तो उसका रिजल्ट मुझे एलईडी स्क्रीन मॉनिटर के ऊपर नज़र आ रहा है। ये भी तो कम्युनिकेशन हो रही है ना। एक कम्युनिकेशन ये है जो इंट्रा डिवाइस है, इस डिवाइस इस होस्ट के अंदर की कम्युनिकेशन, ठीक है। और दूसरी कम्युनिकेशन होती है जो कि इस डिवाइस की किसी एक और डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन हो, चाहे वो डिवाइस इसके साथ कुछ इंचेस के डिफरेंस के ऊपर हो, वायर्ड या वायरलेसली कनेक्टेड हो, या फिर वो डिवाइस इसके साथ मीलों दूर हो, डिफरेंट कंटिनेंट के फासले के ऊपर भी हो, लेकिन वो दोनों की आपकी इंटर डिवाइस कम्युनिकेशन कहलाती है, यानी डिवाइस के बाहर किसी और डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन। तो जो OSI मॉडल होता है ना, OSI मॉडल बेसिकली इंप्लीमेंट होता है कम्युनिकेशन के लिए जब हम इंटर डिवाइस कम्युनिकेशन करते हैं। डिवाइस के अंदर जब हम कीबोर्ड पे कोई डाटा एंटर करते हैं, इसके अंदर बसेस के जरिए डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी भी डिवाइस, किसी भी मशीन के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, उस कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये याद रखिएगा। जबकि उस डिवाइस के बाहर किसी और डिवाइस के साथ जब कम्युनिकेशन हो रही होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो OSI मॉडल रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, OSI 7 लेयर। अच्छा, अब थोड़ी सी मैं आपकी हिस्ट्री बता दूं कि ये OSI मॉडल की हिस्ट्री क्या है, क्यों ये OSI मॉडल बेसिकली आया, इसका कंसेप्ट और ये तमाम तर चीज़ें। शुरू में याद रखिएगा, लेट्स सपोज जो वेंडर्स थे डिवाइस बनाने वाले, IBM कंसिडर कर लें या एप्पल कंसिडर कर लें, तो ये जो वेंडर्स थे, ये जब कोई भी डिवाइस बनाते थे ना, तो एप्पल वाली डिवाइसेस एग्जांपल के तौर पर सिर्फ एप्पल की डिवाइसेस के साथ ही कम्युनिकेट कर सकती थी। IBM की डिवाइसेस के साथ ही कम्युनिकेट कर सकती थी। इनके ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे उनके अंदर सिर्फ यही फीचर्स थे कि सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम वेंडर की डिवाइसेस ही आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। लेकिन बेशक डिस्टेंस जो भी हो, लेकिन उनका आपस में यानी मैकेनिज्म ऐसा था, जैसे हम नेटवर्क के अंदर सेम नेटवर्क की डिवाइसेस, डिफरेंट नेटवर्क की बात होती है, इस तरह से वहाँ पे सेम ऑपरेटिंग सिस्टम वाली डिवाइसेस ही आपस में कम्युनिकेट कर सकती थी। लेकिन फिर जब जैसे जैसे ये इंटरनेट का कंसेप्ट और दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाने का कंसेप्ट आया, फिर सोचा गया कि क्या पूरी दुनिया में, लेट्स सपोज हमने जब कम्युनिकेट करवाना है तो पूरी दुनिया में हम सिर्फ IBM को डिप्लॉय करेंगे, इस तरह से तो एक ही वेंडर होगा जिसके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, बाकी कंपनीज तो इस तरह से बनेगी ही नहीं। इसके लिए ज़रूरी था कि डिफरेंट वेंडर्स को भी आपस में कम्युनिकेट करवाया जाए, ठीक है। तो उसके लिए फिर ये पूरी दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड्स बनाने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ISO बोलते हैं, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, नाम सुना होगा ISO का। जिस तरह से आप लोग सर्टिफिकेशन ले रहे हो सिस्को की, फोर्टिनेट, जूनिपर, हुआवे, पालो अल्टो, इसी तरह से ये इन डिवाइसेस की कंपनीज जो होती हैं ISO सर्टिफाइड होती हैं। सिस्को जैसे ISO सर्टिफाइड, या जो भी कंपनीज ग्लोबली काम कर रही होती हैं, इनका ISO सर्टिफाइड होना ज़रूरी है। ISO क्या है? ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी पूरी दुनिया के रिसर्चर्स इसका पार्ट हैं और ये पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड्स बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। ये किसी एक कंट्री या किसी एक कॉन्टिनेंट की मलकियत नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में कोई भी नया प्रोटोकॉल जब लॉन्च किया जाता है, नया वेंडर जब आता है, तो उसको पहले ISO से उसको अपने प्रोटोकॉल को, अपने कंसेप्ट को, अपनी प्रोडक्ट को पास करवाना ज़रूरी होता है। अब ISO ने OSI मॉडल के लिए क्या किया? ISO ने ही बेसिकली इन तमाम तर वेंडर्स को आपस में जोड़ने के लिए, डिफरेंट वेंडर्स की डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए इनके ऊपर OSI मॉडल जो है ना अप्लाई कर दिया। ये एक बेसिकली पॉलिसी बना दी। ये पॉलिसी क्या कहती है कि कोई भी डिवाइस अगर आप इंटरनेट में लाना चाहते हो और उससे कम्युनिकेशन करवाना चाह रहे हो, तो उसके अंदर OSI मॉडल के फीचर्स होना ज़रूरी हैं। यानी इन 7 लेयर्स को वो लाजमी ही उसके अंदर होने चाहिए, ये वाले 7 लेयर्स के फीचर्स। यानी अब उसमें क्या मतलब, डिवाइस के अंदर इनके फीचर्स होने से क्या मुराद है? कोई भी डिवाइस होती है, आपको पता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के अंदर जो कोडिंग की जाती है, जो प्रोग्रामिंग की जाती है, उस प्रोग्रामिंग के अंदर इन OSI मॉडल के लेयर्स को बेसिकली प्रोग्राम किया जाता है। तब ये बेसिकली ये लेयर्स ये वाली जो होती हैं, इनकी मदद से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड है जी OSI मॉडल का, इस वजह से ये OSI मॉडल आया। अब आपका
आप लिखते हो व्हाट्सएप ओपन करके, हाउ आर यू अली, हाउ आर यू मुदस्सिर, वो फिर आप उसको प्रेस करते हो इंटर, उससे लेके फिर आपके डिवाइस में अंदर प्रोसेसिंग होती है, फिर वो बाइनरी 01 में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद उस डिवाइस से निकल के गेटवे से होता हुआ ISPs या फिर इवन नेटवर्क के अंदर भी है तो स्विच से होता हुआ इन तमाम नेटवर्क से फैलता हुआ डेस्टिनेशन तक जब पहुंचता है, तो दरमियान में ये OSI मॉडल की 7 लेयर सेंडिंग साइड पे भी और रिसीविंग साइड पे भी, यही 7 लेयर्स जो होती हैं वो बेसिकली काम कर रही होती हैं। समझ गए बात को? इस वजह से OSI मॉडल का आपको पता होना जरूरी है। अब मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। अब लेट्स सपोज ये एक होस्ट है सेंडर, ठीक है, और ये रिसीवर है। सेंडर साइड पे भी ये OSI मॉडल इसी तरह से होगा और रिसीवर साइड के ऊपर भी इसी को अगर हम कॉपी कर लें तो यही OSI मॉडल रिसीविंग साइड पे भी होगा। ये सेंडिंग साइड है, ये रिसीविंग साइड है। जाते हुए सबसे पहले यहाँ से वो डाटा बनना शुरू होगा, यहाँ से पैकेट निकलेगा इस तरह से, यहाँ पे आएगा, फिर इस फिजिकल लेयर से वो पैकेट ऐसे, ये सोर्स है लाइक मेरा लैपटॉप, और ये डेस्टिनेशन है लाइक मुदस्सिर जो कि लड़सो इस्लामाबाद अभी बैठा हुआ है कायदा यूनिवर्सिटी में, उसका लैपटॉप यहाँ से यहाँ पहुँचेगा और फिर ये पैकेट यहाँ से फिर होता हुआ इस तरह से इस डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा। इस तरह से बेसिकली इसकी कम्युनिकेशन होगी। अब ये होगी कैसे? इस कम्युनिकेशन के लिए फिर अब सेंडिंग साइड पे भी और रिसीविंग साइड पे भी इस OSI मॉडल को समझने के लिए आसानी के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, अपर 3 लेयर्स और लोअर 4 लेयर्स। ठीक है, टोटल 7 लेयर्स होती हैं। इनके रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे एंड ऑफ द क्लास आपको इनकी बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक है, इसके रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती। OSI मॉडल को दो मेन लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया, अपर 3 लेयर्स और लोअर 4 लेयर्स। ठीक है, ये वाली अपर 3 लेयर्स हैं और ये लोअर 4 लेयर्स हैं। कौन बताएगा इन दोनों पार्ट्स में क्या डिफरेंस होता है? अपर 3 लेयर्स क्या काम करती हैं और लोअर 4 लेयर्स हैं वो क्या काम करती हैं? कौन बताएगा जी? जी नकीब आप बताइए, आपने OSI मॉडल पढ़ा हुआ है। कोई भी नहीं बता सकता। हाँ नहीं, लेयर्स हम हर वक्त ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ इसका आसान जवाब यह है कि जो अपर 3 लेयर्स हैं वो इंफॉर्मेशन बनाने के लिए काम आती हैं। अपर 3 लेयर्स में डाटा बनता है, इंफॉर्मेशन रेडी टू डिलीवर होती है, और लोअर 4 लेयर्स में वो डिलीवरी होती है उसकी। अपर 3 लेयर्स में इंफॉर्मेशन बनती है, लोअर 4 लेयर्स में वो ट्रांसफ़र होती है। ट्रांसफ़र फिर उसके लिए हार्डवेयर जैसे आपने बात की है उसके लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, किस तरह से? सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में आपके पास एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स होते हैं, HTTP, TCP, UDP, ठीक है, SNMP, इस तरह से मुख्तलिफ तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। मैं पहले ओवरव्यू दे दूं, फिर हर एक लेयर को डिटेल में बताऊंगा। हर एक प्रोटोकॉल, DHCP, DNS, ये तमाम सारे प्रोटोकॉल्स हैं। व्हाट्सएप ओपन किया, फेसबुक ओपन की, गूगल ओपन किया, तो एप्लीकेशन है ना, ये एक सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन ओपन की जैसे ही कोई टाइप करने के लिए और कुछ डाटा, उसके लिए ऑब्वियसली कोई इनपुट देंगे, कोई डाटा टेक्स्ट एंट्री करेंगे जो किसी को ट्रांसफ़र करना है, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई टेक्स्ट, कुछ भी जो होगा। तो जब आप वो लिखोगे एप्लीकेशन ओपन करके, तो ये अभी उसका मतलब ये होगा कि आप एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम कर रहे हो। जैसे ही लिख के आप आगे फॉरवर्ड करने के लिए एंटर प्रेस करोगे तो आप प्रेजेंटेशन लेयर पे शिफ्ट हो जाओगे एप्लीकेशन लेयर से। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? वो जो डाटा, वो जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया ट्रांसफ़र करने के लिए,
उस एप्लीकेशन को, सॉरी उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म से मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यानी कन्वेरियन डीकन्वेरियन इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला काम जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर में हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, मैं आपको कहता हूँ एक इंग्लिश में पैराग्राफ लिख के आपको भेज देता हूँ, तो हवा में उड़ता हुआ पैराग्राफ तो नहीं जाएगा। सबसे पहले वो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज से क्या मुराद है, 0-1 बाइनरी लैंग्वेज। वो बाइनरी लैंग्वेज बाद में फिर जब ट्रांसफर होगी तो सिग्नल्स बन जाएंगे, फिर इसी तरह से वापस वो डिजिटल, और फिर इस तरह से इंफॉर्मेशन, इसमें चेक सम सीक्वेंस नंबर और ये तमाम तरह चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। वो आगे चल के हम इंडिविजुअल पैकेट की बात करेंगे। तो प्रेजेंटेशन लेयर में इन सिंपल वर्ड्स जो डाटा, जो इन्फॉर्मेशन हम ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, वो प्रेजेंटेबल, मशीन के लिए प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब वो कन्वर्ट हो जाती है तो इसका मतलब इट्स रेडी टू डिलीवर। तो रेडी टू डिलीवर से पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि जिस सर्वर की मदद से हम लोग उस डेस्टिनेशन को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो क्या वो सर्वर रीचेबल है या नहीं है। तो सर्वर की रीचेबिलिटी चेक करने के लिए फिर एक सेशन क्रिएट होता है जिसको सेशन लेयर कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी फेसबुक ओपन करते हैं, हमें रीचेबिलिटी हो रही है, इसका मतलब सेशन क्रिएट हो जाता है, इसको कहते हैं सेशन बनना। ठीक है, तो कुछ सेशन जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ होते हैं वो शॉर्ट टर्म, उसके फिक्स लिमिटेड टाइम होता है जिसकी, और जैसे जहाँ पे हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, बैंकिंग एप्लीकेशंस जो है हमारी, वो शॉर्ट टर्म सेशंस हमारे क्रिएट होते हैं। कुछ टाइम की अनअवेलेबिलिटी हमारे सेशंस को एक्सपायर कर देती है फ़ौरन से, फिर उसके लिए सेशन दोबारा से बन जाता है। हमें अक्सर मैसेज आ रहा होता है ना, सेशन टाइम आउट, इंटर योर क्रेडेंशियल्स अगेन टू लॉग इन एंड प्रोसीड। तो वो उसका यही मतलब होता है कि जब आप इनिशियली एप्लीकेशन ओपन करते हो, अपने क्रेडेंशियल्स देते हो, तो सेशन बन जाता है, और फिर उसके बाद वो सेशन चलता रहता है, आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है, डाटा एक्सचेंज हो रहा होता है। लेकिन जब अनअवेलेबिलिटी होती है आपकी, अनअटेंडेड आप रख देते हो उसको, तो वो सेशन जो है वो वापस डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये सेशन लेयर से मुराद दिया है कि बेसिकली उस डेस्टिनेशन तक रीचेबिलिटी, क्योंकि सेशन लेयर के बाद आप उस डेटे को यहाँ से निकालने जा रहे हो। जब आप निकालने जा रहे हो तो उससे पहले ये तो पता होना चाहिए कि डेस्टिनेशन एक्टिव भी है या नहीं है। मैं इसीलिए तो सवाल पूछ के जगाए रखता हूँ, ये भी सेशन बना रहा होता हूँ आप लोगों के साथ, बार बार सवाल पूछ के कि जिनको मैं डाटा भेज रहा हूँ वो रिसीव भी कर रहे हैं, सोए तो नहीं हुए कहीं पे। यहाँ पे सोने से मुराद दिया कि वो शट डाउन है सर्वर, और यहाँ पे सोने से मुराद दिया कि फिजिकली बैठे हुए मेंटली तौर पर कहीं पे, और जो है ना, हाँ समझ गए। तो ये सेशन लेयर का काम होता है कि सेशन बनाए रखना जिससे आपका डाटा ट्रांसफर हो। तो इस तरह से बेसिकली अपर 3 लेयर्स जो थी उनमें आपकी इंफॉर्मेशन बन गई, रेडी टू डिलीवर हो गई, और ये भी कंफर्म हो गया कि वो सर्वर जो आपका रीचेबल है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप जाएंगे ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे मेन 2 प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, एक टीसीपी और एक यूडीपी प्रोटोकॉल। अब ट्रांसपोर्ट लेयर करती क्या है जी, वो तो सभी की होती है ना, नेटवर्क की भी यही होती है, डाटा लिंक की भी यही होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन काम ये होता है, ये याद रखिए कि जैसे हमारी डिवाइसेस जो होती हैं ना, इनके एड्रेसेस होते हैं। आपके लैपटॉप के कितनी तरह के एड्रेसेस होते हैं, 3 या 4 तरह के एड्रेसेस होते हैं, आप बताएं 3 या 4 या 5 कितनी तरह के एड्रेसेस होते हैं। हाँ बस ना, यही 2 होते हैं। मैंने सवाल ही गलत पूछा है, आप कह रहे हो 3 है या 4 हैं। 2 ही तो एड्रेसेस होते हैं ना आपकी फिजिकल डिवाइस है, या तो इसका मैक एड्रेस होगा फिजिकल जो इसके ओईएम की तरफ से बिल्ट इन लग के आया है, दूसरा इसका आईपी एड्रेस होगा जो जिस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा उसका एड्रेस मिल जाएगा। तो ये भी याद रख लें कि आपकी जो डिवाइसेस होती हैं आईपी बेस्ड डिवाइसेस, जिन्होंने इंटरनेट के साथ या कम्युनिकेट करना होता है, आईओटी डिवाइसेस, इनके 2 तरह के एड्रेसेस होते हैं, एक इनका अपना बिल्ट इन एड्रेस मैक एड्रेस, और दूसरा आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। मैं आपको अगर दिखा दूं, हाँ वो उसको बोलते हैं मैक स्पूफिंग, वो नेक्स्ट जनरेशन कंसेप्ट हैं फिर, लेकिन वो उसके लिए इतना आसान नहीं होता ना। ये देखें जी, ये इसका फिजिकल एड्रेस है इस लैपटॉप का, ये फिक्स है, ठीक है, ये 6 बाइट्स का होता है। फिजिकल एड्रेस जो होता है वो 6 बाइट्स का होता है, जबकि
ये है इसका आईपी एड्रेस, ये 4 बाइट्स का होता है। और ये यहाँ पे हूँ तो मैं सिस्कॉम के इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ तो ये मिल रहा है, घर में जाऊँगा कोई और मिलेगा, यूनिवर्सिटी जाऊँगा कोई और मिलेगा, ऑफिस जाऊँगा कोई और मिलेगा, डाटा सेंटर जाऊँगा कोई और मिलेगा। तो हर जगह के अकॉर्डिंगली जिस नेटवर्क में आप जाते हैं वो ये वेरी करता रहता है आईपी एड्रेस। ये हम पढ़ेंगे डिटेल में आईपी एड्रेसिंग को। ये 4 बाइट्स का होता है। आईपी एड्रेस 2 तरह के, आईपी एड्रेस के आगे 2 टाइप्स होती हैं, आईपी वेरिएंट 4 और आईपी वेरिएंट 6। ठीक है, तो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो आईपी वेरिएंट 4 की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तो हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे बात कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट लेयर की। उस पर मैं ये आईपी क्यों बता रहा हूँ, उस पर इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ बताना ये मकसद था कि जैसे हमारे पास कोई डिवाइस है, इसके अपने एड्रेसेस होते हैं, इसी तरह से इन डिवाइसेस पर चलने वाली एप्लीकेशन के भी एड्रेसेस होते हैं। डिवाइसेस के एड्रेसेस को हमने जैसे कह दिया आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस, डिवाइसेस पे चलने वाली एप्लीकेशन जैसे HTTP, TCP, टेलनेट, SSH, UDP, इस तरह के मुख्तलिफ तरह की एप्लीकेशन है। हर एक एप्लीकेशन का अपना अपना एड्रेस होता है, उस एड्रेस को पोर्ट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्ट नंबर। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर से आपकी जब पैकेट इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर हो रही होती है, जब वो ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर लगता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे उस इंफॉर्मेशन के ऊपर सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर लग के जाता है। समझ गए बात को? अब सोर्स पोर्ट से मुराद उस डिवाइस के ऊपर डायनामिक एक पोर्ट नंबर लग जाता है जो भी एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है। और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ये चीज़ें सारी मैं अभी लाइव पैकेट्स कैप्चर करके दिखाऊंगा आपको ये सारी चीज़ें। नहीं, ये भी आपके पास इसमें प्राइवेट होते हैं, डायनेमिक होते हैं, पब्लिक होते हैं। ये 0 से लेकर 65,535 तक होते हैं। इनमें से मुख्तलिफ इनके 0 से लेकर 1013 तक जो हैं वो वेल नाउन पोर्ट नंबर्स हैं, वो फिक्स हैं, रिजर्व्ड हैं। उसके बाद आगे वाले वहाँ से लेकर 49,000 समथिंग तक वो डायनेमिक हैं, ठीक है। इस तरह से इनकी भी आगे टाइप्स हैं, हम जब उस पर जाएंगे तो देखेंगे। तो पोर्ट नंबर बेसिकली उस एप्लीकेशन की एक आईडी होती है, सिंपल। जैसे टेलनेट SSH, हम SSH की हम लोग इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करके उसके ऊपर अटैक्स कर रहे थे। टेलनेट के ऊपर हमें इंक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा नहीं, प्लेन टेक्स्ट नजर आ रहा था, हम अटैक्स परफॉर्म कर रहे थे प्रीवियस क्लासेस में। और SSH में हमें वो इंक्रिप्टेड नजर आ रहा था, उस पर अटैक नहीं परफॉर्म हो रहा था। तो वो सारा कुछ उसमें टेलनेट के लिए कौन सी पोर्ट यूज करते थे? 23, SSH के लिए 22। तो ये चीजें याद रखनी पड़ती है ना, यही चीजें तो इंटरव्यू में पूछी जाएंगी, ठीक है जी। तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर ये प्रोटोकॉल्स होते हैं और इसमें सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर अटैच होके जाता है। ये देखें, ये आपको एग्जांपल के तौर पर आसान करके अगर दिखा दूं, ये लेयर 5, 6 और 7 के ऊपर वो डेटा और इंफॉर्मेशन है जो बन गई, फिर उसके लिए सेशन आईडी लग गई। सेशन की भी आईडी होती है। अब सेशन की आईडी क्यों होती है, क्यों ज़रूरी है? अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने 10 टैब ओपन किए तो इसका मतलब ये है 10 सेशन बन गए। 20 टैब ओपन किए तो 20 सेशन बन गए। तो कैसे वो सेशन एक दूसरे से यूनिकली आइडेंटिफाई होंगे सेशन आईडी के साथ, ताकि मिक्स ना हो जाएं। मैं इस टैब से जो रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ वो मुझे ये ना हो इस रिक्वेस्ट इस टैब में उसका आंसर मिल रहा हो, वो तो सब मिक्सअप हो जाएगा। तो उस चीज़ को फिर मेक श्योर करने के लिए हर एक सेशन की अपनी अपनी एक यूनिक आईडी होती है। समझ गए बात को? तो और लेयर 4 में ये देखें TCP UDP 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं। और TCP में आपके पास ये देखें सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है। TCP UDP में क्या डिफरेंस है? जी, तला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर स्टूडेंट है माशाल्लाह। तला आप बताइए ज़रा, TCP और UDP इन 2 प्रोटोकॉल्स में क्या डिफरेंस है? जब हम टेक्स्ट मैसेजेस, वीडियो, ऑडियो
और इस तरह का जो भी डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि हम टीसीपी के ज़रिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जब हम लाइव कम्युनिकेशन, लाइव वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, ठीक है, अभी भी जैसे हमारी स्काइप पे कम्युनिकेशन हो रही है, तो ये सारी लाइव कम्युनिकेशन जो है ये यूडीपी के ज़रिए हो रही होती है। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यूडीपी कनेक्शन लेस होता है। टीसीपी रिलायबल होता है, यूडीपी अनरिलायबल होता है। टीसीपी में कोई गारंटी, टीसीपी में गारंटी होती है कि पैकेट जो है ना एग्जैक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। अगर कोई भी बिट चेंज होता है, कोई दरमियान में अटैकर आपके पास आपके नेटवर्क के ऊपर अटैक करता है या किसी तरह की मॉडिफिकेशन को करने की कोशिश करता है पैकेट के साथ, तो टीसीपी उसको आगे ट्रांसफ़र नहीं होने देता, पैकेट को ड्रॉप कर देता है। यूडीपी में इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है। टीसीपी थोड़ा स्लो है, ये सारी चीज़ें चेक कर रहा होता है। यूडीपी फास्ट है चूँकि लाइव कम्युनिकेशन हो रही होती है, ठीक है। तो बाकी टीसीपी में असल जो कंसेप्ट होता है वो 3 वे हैंडशेकिंग का होता है, जिससे वो रिलायबिलिटी को मेक श्योर करता है। वो हम डिटेल में जाके आगे बात करते हैं। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर, जहाँ पे सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट आ गई, ठीक है। अब टीसीपी रिस्पॉन्सिबल है किसी भी एक सोर्स डिवाइस के ऊपर जो एप्लीकेशन चल रही है, उस एप्लीकेशन से इंफॉर्मेशन को लेके ट्रांसफ़र करके डेस्टिनेशन डिवाइस के ऊपर उस एप्लीकेशन तक पहुंचाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है, ठीक है। इसके बाद आती है लेयर 4 में आपके पास सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट अटैच होता है। फिर लेयर 3 जो है उसको नेटवर्क लेयर बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास नेटवर्क से मुराद ये होता है कि आपके पास आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन हो रही होती है। लेयर 3 के ऊपर आपका आईपी का हेडर अटैच होता है, मेन हेडर, जहाँ पे आपकी राउटिंग वगैरह और ये तमाम तर काम जो हो रहे होते हैं वो सारा का सारा लेयर 3 में हो रहा होता है, ठीक है। लेयर 3 जो है वहाँ पर आपकी सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी लग के जाती है किसी भी पैकेट के ऊपर। राउटर जो है वो लेयर 3 की डिवाइस है। जब हम आगे डिवाइसेस काम कर रहे होंगे, मैं टोपोलॉजी बना के पूछ रहा हूँ कि हाँ भाई अब कौन सी लेयर पे हम काम कर रहे हैं, अब कौन सी लेयर पे काम कर रहे होंगे, तो आप फ़ौरन बता देंगे। जब हम आईपी की बात कर रहे होंगे आप कहेंगे ये लेयर 3 की बात हो रही है। राउटर के ऊपर जब हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे तो आप कहेंगे कि ये वैसे ही मॉडल की लेयर 3 के ऊपर हम काम कर रहे हैं। राउटर जो है वो लेयर 3 की डिवाइस है, ठीक है। जहाँ पर जब कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन जब राउटर से पास होता है तो उसके ऊपर राउटर सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी लगा के भेजते हैं। समझ गए बात को। अब ये क्या मतलब है इसका, वो तो आपके लैपटॉप के ऊपर भी तो सोर्स आईपी लगा हुआ है ना, तो राउटर का सोर्स आईपी लगाने से क्या मुराद है, क्योंकि लैन के अंदर आपको पता प्राइवेट आईपीज होते हैं। जब इस लैपटॉप से डाटा एग्जिट करेगा तो उसके ऊपर जो सोर्स आईपी होगा वो इस लैपटॉप का अपना प्राइवेट आईपी होगा। जब यहाँ से राउटर तक और जो डेस्टिनेशन आईपी होगा वो चूंकि डीएनएस चल रहा होता है, तो डीएनएस एग्जैक्ट उस सर्वर का आईपी जो जिसको बोलते हैं इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल, आउटसाइड लोकल, आउटसाइड ग्लोबल। जो आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल दोनों सेम होते हैं। वो आप जब आप इस पीसी के ऊपर होते हो तब भी वही डेस्टिनेशन आईपी उसी सर्वर का होता है। वो कौन आपको तलाश करके ला के देता है, डीएनएस, जो नेम टू आईपी रेजोल्यूशन कर रहा होता है। जबकि आम पैकेट के ऊपर जब आप इस कंप्यूटर से निकलेगा तो उसके ऊपर इस कंप्यूटर का आईपी होगा, लेकिन जब वो राउटर के ऊपर पहुंचेगा तो राउटर जो है वो इस प्राइवेट, चूँकि राउटर से आगे सारी वैन होती है, इंटरनेट होता है, आईएसपीज होते हैं, तो उससे आगे प्राइवेट का कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो राउटर क्या करेगा, उस प्राइवेट आईपी का हेडर उतार के पब्लिक आईपी का हेडर लगा के भेज देगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जहाँ पे आपके पास, और ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारा का सारा काम जो हो रहा होता है वो नेटवर्क लेयर पे हो रहा होता है। OSPF के प्रोटोकॉल्स हम जो चला रहे होंगे, ट्रेस राउट्स जो हम लोग कर रहे होते हैं, जो हम लोग TTLs फाइंड कर रहे होते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बेसिकली डिस्कस्ड इन नेटवर्क लेयर। गॉट इट। अब जब नेटवर्क लेयर की से आगे आपके पास है डाटा लिंक लेयर, ठीक है। डाटा लिंक लेयर के ऊपर आपके पास स्विचेस होते हैं और यहाँ पे मैक बेस्ड कम्युनिकेशन हो रही होती है। जब डिवाइस स्विचेस से पास होती है और स्विचेस जब इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन में, तो यहाँ पे सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक अटैच हो जाते हैं, ठीक है। सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अटैच हो जाता है, क्योंकि स्विचेस से पहले आपको पता है हब्स होते थे। हब्स इंटेलिजेंट नहीं थे, ब्रॉडकास्टिंग करते थे। स्विचेस हब से इसलिए बेहतर हैं और इसलिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि जब भी कोई डिवाइस इनकी किसी भी पोर्ट के साथ अटैच होती है तो ये फ़ौरन से उसके मैक एड्रेस को अपने पास स्टोर कर देते हैं।
ठीक है, और फिर उसके बाद उसी एग्जैक्ट मैक एड्रेस के ऊपर ही पैकेट को भेजते हैं, बजाय इसके कि ब्रॉडकास्टिंग करें। हब में इससे पहले हब इस्तेमाल होता था स्विच के बजाय। स्विच हब का क्या काम होता है कि डिवाइसेस को आपस में जोड़ना। आपने दो डिवाइसेस को डायरेक्टली जोड़ना है, फिर तो इथरनेट केबल एक में लगा दोगे, दूसरे में जुड़ जाएंगी। जब 3 को जोड़ना है, 4 5 को जोड़ना है, उसके लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी तो नहीं कर सकते, सेंट्रल डिवाइस लगानी पड़ती है जिसको हब बोलते हैं। पहले हब होता था, अब स्विच है। ठीक है, जैसे आप यूनिवर्सिटी की लैब्स के अंदर, ये जैसे ये वाली आपके सामने ये लैब बनी हुई है, इसमें लेट्स 15 पीसी हैं, इनको इंटरनेट देना है, तो सब में हम आईएसपी से तार जाके एक में लगाएंगे, या बजाय उसके कि उन सब को स्विच के साथ जोड़ दें और एक इंटरनेट की वायर हम स्विच में लगा दें, सब तक इंटरनेट पहुंच जाएगा। तो स्विच, और उसके बाद वो डिवाइसेस जब आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही होंगी, तो स्विच जो होगा, जिसको हम जिस डेस्टिनेशन के ऊपर हम पैकेट भेजेंगे, पिंग रीचेबिलिटी करेंगे, उसी डेस्टिनेशन के ऊपर भेजेगा। क्यों? कि उसके पास सबके मैक एड्रेसेस रजिस्टर्ड होंगे। अगर उसके बजाय हब होता, तो हब जो है वो सब की तरफ वो पैकेट भेज देता, और वो वहाँ पे कंजेशन क्रिएट हो जाती, और उसके अलावा अननेसेसरी ट्रैफिक जनरेट होती। मैंने फदाश के साथ कोई बात करनी थी, आप 15 के 15 स्टूडेंट्स तक वो बात पहुँच गई, तो ये तो एक लिहाज से अमानत में ख़यानत भी हुई। दरमियान में जो बंदा होगा, जो वो पैकेट लेके जा रहा होगा, उसको मैंने बोला है, लाइक लेट्स सपोज नकीब है, कि तुमने फताश को ये बात बतानी है। नकीब सबको कहेगा, किसी को ना बताना, लेकिन ये सर फताश के को ये कह रहे थे, तो ये तो फिर मसला हो गया। इसलिए इससे अवॉइड करने के लिए स्विच आया। तो ये स्विच आपको आगे फिर इस्तेमाल करना पड़ेगा इन्हीं कामों के लिए। तो फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है जी, जस्ट फर्स्ट टाइम क्यों करता है? वो सिर्फ उनके मैक एड्रेसेस को कैप्चर करने के लिए फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है, और उसके बाद यूनिकास्टिंग कर देता है। ठीक है, लेकिन उसको भी रोकने के लिए फिर हम क्या करते हैं, वीलैंड्स बना देते हैं, जो वो सिर्फ वीलैन के अकॉर्डिंगली करेगा, सबकी नहीं होगी। हाँ, हर एक वीलैन, फिर उससे ये बेनिफिट होगा कि फर्स्ट टाइम जो ब्रॉडकास्टिंग में जो इनिशियल आपका रश जनरेट हो रहा है, उसको भी मिनिमाइज करने के लिए हम वीलैंड्स बना देते हैं, ताकि वो भी कंजेशन, उसको भी मजीद कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो डाटा लिंक लेयर में क्या हो जाएगा, ये देखें, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे अब बात आ जाती है, आईपी एड्रेस में तो डेस्टिनेशन आईपी जो है आप लगा दोगे, डीएनएस वहाँ पे हेल्पफुल होगा आपका, जो है ना, उस सर्वर का आईपी लाने के लिए। लेकिन यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी उस सर्वर का मैक कैसे फाइंड करोगे? नहीं कर सकते ना। ये लैपटॉप, फेसबुक का कोई सर्वर पड़ा हुआ है इंटरनेट में, उसका मैक तलाश कर सकते हैं हम लोग। मैक जो होता है सिर्फ लैन तक उसकी रीचेबिलिटी होती है, मैक एड्रेस जो होता है वो वैन तक नहीं जा सकता। ठीक है, ये याद रखना, एक ही नेटवर्क के अंदर ही आप मैक एड्रेसेस को फाइंड कर सकते हो, एक ही लैन के अंदर। इस वजह से जब आप किसी डिवाइस के लिए आप मैक एड्रेस का एडर लगा रहे होते हो, तो डेस्टिनेशन मैक, वो जो गेटवे वाली डिवाइस होती है, वो गेटवे डिवाइस का मैक एड्रेस लगा के भेजता है। ठीक है, ये याद रख लेना, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो है वो गेटवे वाला होता है। तो ये कंसेप्ट है। अच्छा, इसके बाद फिर फिजिकल लेयर, हब जो है वो बेसिकली लेयर 2 पे नहीं, हब लेयर 1 की डिवाइस है। ठीक है, इस पे ये फिजिकल लेयर पे काम करता है। इसके अलावा स्विच से आगे इन डिवाइसेस तक कनेक्टिविटी किस मदद से होती है? वायर्स की मदद से, फिजिकल केबलिंग वगैरह, ये रिपीटर्स जो हम लोग बनाते हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो लेयर 1 पे काम कर रही होती हैं। फिजिकल कनेक्टिव वगैरह, बिट्स की फॉर्म में जो डाटा आगे ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बेसिकली वर्क इन लेयर 1। तो इस तरह से अब यहाँ तक ये पहुँचा लेयर 1। फिर इसके बाद फिजिकल लेयर तार तक बात आ गई, वही तार यहाँ से लग के इस फिजिकल लेयर यहाँ पे इस वायर तक कनेक्ट हो गई, रिसीवर की दरमियान में फाइबर्स हैं, जो भी है, जिस तरह से आपका डाटा वहाँ पे पहुँचा है। लाइक पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका, सोर्स जो है वो पाकिस्तान में है, डेस्टिनेशन साउथ अफ्रीका में है एग्जाम्पल के तौर पर, उसकी फिजिकल तक पहुँच गई। वहाँ से फिर वहाँ से आपके पास इसी तरह से स्विच, फिर राउटर होती इस तरह से आपके पास उस डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी, उस एप्लीकेशन, एग्जैक्टली उस, सिंपल सी बात यह है कि उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन तक वो पहुंचेगी, उस लैपटॉप, उस कंप्यूटर, उस सर्वर के ऊपर जो एप्लीकेशन चल रही है उस तक हमने डाटा पहुंचाना है। यानी यहाँ पे व्हाट्सएप को कर रहे हैं, वहाँ पे भी व्हाट्सएप की ओपन होगा तो वो डाटा पहुंचेगा, रिसीव होगा, तो वहाँ तक बात इस पूरे के पूरे सिनेरियो पे पहुंचेगी। समझ गए? ये है ओएसआई मॉडल। यही अब इसी में आपके पास कोई ना कोई अटैक्स हो रहे होते हैं। अब खबर मुझे बताएगा कि तो सर्च करेगा और मुझे बताएगा कल के कौन सी लेयर के ऊपर ये काम करने जा रहे हैं।
जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग होगी इनमें से कौन सी लेयर के ऊपर आप अटैक करेंगे? पोर्ट स्कैनिंग कर रहे हैं, पोर्ट्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, आईपी बेस अटैक कर रहे हैं, मैक स्पूफिंग कर रहे हैं, कौन किस तरह से आप ये अटैक कर रहे हैं? एप्लीकेशन किसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें, या फिर उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। इसी तरह से हमाद अगर यहाँ पे मौजूद है, चला गया, चलो जी। तो जो भी आपके पास कंसेप्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कंसेप्ट, वीपीएन्स, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर हो जाएगी। और इसी तरह से सेशन हाईजैकिंग होती है, बेसिकली सेशंस को हाईजैक कर दिया जाता है, तो सेशन लेयर के ऊपर अटैक है। पोर्ट स्कैनिंग अटैक होते हैं, ठीक, पोर्ट्स आपके पास है ना, उसके ऊपर अटैक किया जाता है, तो वो आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर अटैक है। आईपी स्पूफिंग की जाती है, डीएचसीपी स्पूफिंग होती है, वो नेटवर्क लेयर के ऊपर अटैक है। और स्पूफिंग होती है, वो आपके पास डाटा लिंक लेयर के ऊपर अटैक है। फिजिकल, आप जैसे वो लगा रहे होते थे, एक तार ही उतार के अपने लैपटॉप पे लगा देना। मिस फिजर जो होता है, एक मास्करेडर होता है और एक मिस फिजर होता है, तो मिस फिजर अगर आ गया तो आपके पास फिजिकल लेयर के ऊपर अटैक आ गया। तो ये देखें सारे के सारे लेयर्स के ऊपर ही आप अटैक सीख रहे हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग फिर देखते हैं किसके ऊपर है, मैं बता दिया तो वो खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपके पास, यानी कि जो आप अटैक्स की बात कर रहे हैं, जो साइबर, या फिर उनको प्रिवेंट भी, तो ज़ाहिर है जिसके ऊपर अटैक होगा उसी लेयर के ऊपर ही प्रिवेंशन भी तो होगी ना। तो इसलिए चूंकि साइबर सिक्योरिटी को भी साथ साथ लेके चलना है, तो ये देखें सारी चीज़ें इधर ही हैं, राउटर, स्विचेस, फायरवॉल्स भी इधर ही पड़ी हुई हैं, ठीक है, और आपके एप्लीकेशंस भी इधर ही हैं, और आपके डिवाइसेस भी इधर ही हैं, होस्ट भी इधर ही हैं, हर चीज़ इधर इसी ओएसआई मॉडल के अंदर है। यानी आप जो सीसीएन पढ़ रहे होंगे, सीसीएन भी पढ़ रहे होंगे, जो भी काम कर रहे होंगे, आप बेसिकली ओएसआई मॉडल के अंदर ही होंगे, यहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ से बाहर निकल से मुराद दिया कि आईएसओ से बाहर निकल गए, आईएसओ से बाहर निकल गए तो आप कम्युनिकेशन का पार्टिसिपेट नहीं है, ठीक है, कम्युनिकेशन में आप हिस्सा ही नहीं ले सकते। इस वजह से मैं आई जस्ट वांट टू टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग ओएसआई मॉडल इन द कंसेप्ट ऑफ एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। अच्छा, अब ये तमाम तर चीज़ में अगर आपको प्रैक्टिकली कर, अब अभी ये मैंने पढ़ा नहीं दिया हुआ सही मॉडल, ये सिर्फ मैंने ओवरव्यू दिया है। अभी हर एक मैं लेयर को डिटेल में भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आपको अब दिखाऊंगा, अगर वायर शार्क यूज़ करते रहे हो आप, ठीक है। ये बेसिकली पैकेट्स कैप्चरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। अब मैं देखना यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो मैंने बताया था बोल लाइव ट्रांसमिशन हो रही है ना, तो सारे पैकेट्स यूडीपी लाइव, तो आपको देखना यहाँ पे मैक्सिमम पैकेट्स जो जा रहे होंगे वो यूडीपी के पैकेट्स नजर आ रहे होंगे, चूंकि मैं वाईफाई के साथ कनेक्टेड हूँ। और यहाँ पे अब देखना, मैं हर लेफ्ट जो मैं मुंह से निकाल रहा हूँ तो एक पैकेट की फॉर्म में आगे ट्रांसफर हो रहा है आप लोगों के साथ। अब ये मेरी लाइव कम्युनिकेशन है सारी की सारी। इसमें ये देखें, ये यूडीपी के पैकेट्स हैं। अब इसको अगर स्टॉप करके इनमें से कोई एक पैकेट हम ओपन करें, इस पैकेट के ऊपर यहाँ से स्टार्ट करें। ये सबसे पहले ये डेटा, ये देखें, ये जो मैंने बनाया हुआ है सेट, ये सबसे पहले ये डेटा इंफॉर्मेशन है जिससे ये सेशन बना है, ठीक है। सबसे पहले ये आ गया। इसके बाद अब ये देखें, ये इसमें डेटा के अंदर आपको पता है कौन सी लेयर्स होती हैं, लेयर 5, 6, 7, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, वो तीनों काम यहाँ पे हो गए, ठीक है। इसको मजीद डिटेल में आगे ओपन करेंगे फिर देखेंगे। उसके बाद लेयर 4 पोर्ट, ठीक है, क्या ट्रांसपोर्ट लेयर, जहाँ पे सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन होता है। ये देखें, इसमें ये कह रहे हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, चूँकि ये देखें ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमने बात की थी, या तो टीसीपी का होगा या यूडीपी का होगा। तो अभी वो कह रहा है कि अभी जो आपने पैकेट कैप्चर किया हुआ है वो आपका यूडीपी का है, और इसका जो सोर्स पोर्ट है ये जो डायनेमिक पोर्ट नंबर आ गया, और ये डेस्टिनेशन पोर्ट उस सर्वर का, जो स्काइप के सर्वर जिसकी मदद से, या मीट के सर्वर जिसकी मदद से मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखें एक चीज़, चलें इतना ठीक है, ज़्यादा डिटेल में चला गया आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये यानी ट्रांसपोर्ट लेयर में सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। उसके बाद ये देखें नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर में ये आपका आईपी वेरिएंट 4 चूँकि हम यूज़ कर रहे हैं, और इसमें सोर्स आईपी और ये डेस्टिनेशन आईपी ये आपके पास अटैच हो गई। और उससे ऊपर जाएँ तो ये इथरनेट लेयर, लेयर 2, जिसके ऊपर ये देखें सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अटैच हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो होती है फिजिकल लेयर, जहाँ पे बिट्स की बात हो रही होती है, फ्रेम्स की बात हो रही होती है, फिजिकल केबलिंग की बात हो रही होती है, इथरनेट टेक्नोलॉजी की बात हो रही होती है। तो मेरा फिजिकल नेटवर्किंग में इशू रहता है, मुझे वैसा फिर शो करेगा
नहीं, ये बेसिकली आईपी के फिजिकल कनेक्टिविटी में अगर इशू है तो आपका पैकेट ही नहीं कैप्चर होगा। तो ये तब होगा जब लिंक बनेगा, रीचेबिलिटी होगी। तो कई बार ऐसा होता है ना, कनेक्शन डिस्कनेक्शन हो रही है, हाँ, कभी कनेक्ट हो रहा है, कभी डिस्कनेक्ट हो रहा है, इंटरफेस हो रही है, कोई ऐसी चीज होती है जो समझ नहीं लग रही है, जब हम उसके अंदर पैकेट कैप्चर करते हैं हाँ, तो क्या उसके अंदर मुझे डिटेल्स नहीं मिलेंगी यहाँ से। फिर उसके लिए आपको डीपीआई की तरफ जाना पड़ता है। उसके लिए पूरा ये कोर्स होता है कि डी पैकेट इंस्पेक्शन करनी पड़ती है। इसके अंदर वो बिट्स इन चीज़ों से कैलकुलेट करके फार्मूलाज होते हैं, मैथमेटिशियन रूल लगाए जाते हैं, ठीक है। उससे आप ये फाइंड कर सकते हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। या फिर इसके ऊपर मशीन लर्निंग, ये बिल्कुल सही, इसके ऊपर आप बड़ी अच्छी रिसर्च कर सकते हैं पूरी। हम MS PhD लेवल का एक थीसिस कर सकते हैं इसके ऊपर कि हम अगर इस कनेक्टिविटी के लिए इस पॉइंट लेयर 1 के ऊपर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स लगा सकते हैं, जिसकी मदद से हम लोग इस चीज़ को ऑटोमेटिकली वो एल्गोरिदम चल रहा हो तो उसके एक बाइट नॉर्मल ट्रैफिक जो जा रही है उससे जैसे ही हटके इसके जब आपके पास नंबर बिट्स चेंज हो जाएंगे, इसका मतलब कनेक्शन डिस्टॉर्शन हो रही है, फ़ौरन वो हमें बता देगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है। तो इसके ऊपर पूरा रिसर्च कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और हो इस तरह से हो रहा होता है, इसके लिए आपको डिटेल में फार्मूलाज आने चाहिए, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हम इसकी ऑटोमेशन कर सकते हैं, मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें ना, वही जो चीज़ें मैंने बताई हैं रियल लाइफ में भी मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दी हैं कि यही चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरह के हम पैकेट्स को, ये तो अभी ओपन पैकेट्स हैं, लेकिन इन्हीं पैकेट्स को हम लोग कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर भी देख रहे होंगे, GNS3 या वायरशार्क के अंदर भी, जो लिमिटेड पैकेट्स भेज के जो पैकेट जिस पर्पज़ के लिए भेज रहे होंगे उन पैकेट्स की इंस्पेक्शन उस अंदाज से कर रहे होंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। अच्छा जी, तो ये जनरल सा ओवरव्यू है OSI मॉडल का। इसको आप लोग अच्छे से स्टडी करें, रीड करें, और इसके बाद इनमें से इन सारी 7 के 7 लेयर्स को यहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, उसके बाद सेशन लेयर, हर एक लेयर के यूज़ होने वाले प्रोटोकॉल्स, पोर्ट नंबर्स, जो कंसेप्ट आपका इम्पॉर्टेंट है वो उसको आप लोग जनरली रीड करके आएँ। फिर नेक्स्ट क्लास में वो विल एक्सप्लोर ऑल ऑफ दिस, ठीक है जी। क्वेश्चन कोई? इसके लिटरली इसके मिलता जुलता ही है, हमारा DNS रिजॉल्व हो रहा होता है, उसको आप बाद में बताएंगे या फिर थोड़ा सा? हाँ, ये हम एप्लीकेशन लेयर की जब बात करेंगे, ये देखो हमें सारी ये मेंशन है, ये देखो DNS के हवाले से, ये जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो फिर इसकी बात करेंगे, ठीक है जी। ऑनलाइन वाले लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। चलें जी, ये क्लास हम एंड करते हैं। सीनियर क्लास में इसके बाद मैं कॉल मिलाता हूँ। सीनियर लोग बैठे रहें, जो जूनियर हैं आप में से जाना चाहें जा सकते हैं। और भी पढ़ा सकता था, लेकिन इतना ज़्यादा चूँकि स्टार्ट है आप लोगों को, तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। इतना पढ़ा रहा हूँ जितना डाइजेस्ट हो सके, ठीक है।